गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आपका एक बार प्रत्युष विहार में स्वागत है। और आज हम क्लास 10th का एसएसटी का संघवाद शुरू कर रहे हैं। जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था उसके बारे में आप लोगों ने नोट्स वगैरह तो अपलोड नहीं किया है, कोशिश करिए कि जल्दी अपलोड कर दें। तो संघवाद क्या है, पहले संघवाद होता क्या है। संघवाद ये है कि जब आप किसी भी स्टेट या कंट्री का एक से ज़्यादा स्तर की गवर्नमेंट होगी, जैसे 2 स्तर की हो गई, 3 स्तर की हो गई, उस चीज़ को हम संघवाद कहते हैं। संघवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले क्या होता है, या तो फिर राजशाही चलता था, नहीं तो कई देशों में एकात्मक सरकारें चलती थी। एकात्मक मतलब एक ही सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट रहता था, वही सारे जगह क्या करता था, कंट्रोल करता था। तो एकात्मक सरकार का सबसे बड़ा क्या है, या तो वो एक तरह से डिक्टेटरशिप में आ जाती है, नहीं तो उसमें बहुसंख्यकवाद होता है। जैसे श्रीलंका में एकात्मक सरकार थी तो वहाँ बहुसंख्यकवाद हो गया, जो और तमिल लोगों के साथ सिंगली लोग बहुत ज़्यादा जास्ती करने लगे। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को देखने के बाद कुछ लोगों ने सोचा कि एक संघवाद का उदय हुआ। संघवाद का उदय इसीलिए हुआ कि एकात्मक सरकार और डिक्टेटरशिप से देश को बचाया जा सके। तो पहला जो इसका परिभाषा होगा संघवाद का, आप सिंपली इसका परिभाषा लिख सकते हैं, जब एक से अधिक स्तर की या 2 स्तर की सरकारें जिस स्टेट में होती हैं, उस स्टेट का जो सिस्टम होता है शासन का, उसको संघवाद कहते हैं। अब संघवाद में 2 स्तर की सरकारें कैसे हो सकती है, जैसे हम अपने यहाँ ले लें, भारत का ले लें, तो एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे प्रधानमंत्री जो चलाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे संसद में बैठती है। दूसरी है विधायिका, जो विधानसभा, जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है। तो हमारी 2 लेवल की सरकारें हो गई। तीसरी भी इंडिया में थोड़ी सी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जिसको तीसरे स्तर की सरकार कहा जा सकता है, जो है पंचायत। पंचायत भी क्या, लोकल लोगों का एक चुनाव है, वो भी एक तरह से एक स्तर का सरकारी हुआ, लोकल गवर्नमेंटिंग बॉडी, एक गाँव का एक प्रधान हुआ, तो अपने स्तर पर भी एक तरह का सरकार है। लेकिन मुख्य रूप से 2 ही स्तर की सरकारें हो गई। कौन कौन सा? केंद्र और राज्य। दूसरा होता है सत्ता का विभाजन कैसे हो सकता है। ये केंद्र और राज्य तो हमारे देश का हो गया, लेकिन कई जगह क्या होता है, संघवाद का मेन कारण है कि क्या करते हैं, कई जगह क्या होता है, अलग अलग तरह की भिन्नताएं होती हैं, भाषा के आधार पर होंगी, तो रूप रंग के आधार पर होगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें जो सत्ता का विभाजन होता है वो भी 2 प्रकार से हो सकता है। वो 2 प्रकार क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो कई सारे देश हैं जो इकट्ठा होकर अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। जैसे मान लो यूएसए हुआ, वहाँ पे कई सारे देश हैं, कई अलग अलग खंड हैं जो एक साथ रह के अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है, सरकारें सबकी अलग अलग है और एक सेंट्रल है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ले लो, ब्रिटेन ले लो, ब्रिटेन में कई देश है लेकिन उनकी शासन प्रणाली एक ही है, और जो उनकी अलग अलग जो कंट्री है उनका अलग है, और जो मेन है ब्रिटेन का वो अलग है। तो इस तरह के कई देश भी क्या करते हैं, मिलकर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सरकार एक सेंट्रल बनाते हैं और बाकी अपना गवर्निंग करते हैं, जिससे वो अपने आप को अपनी पहचान भी बनाए रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। और दूसरा हो गया जो बड़े स्तर हैं, जैसे इंडिया हुआ, फ्रांस हुआ, यहाँ पे जो संघवाद है वहाँ पे क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, बाकी जो उनके स्टेट है अपने ही स्टेट, दूसरे नहीं, उनको क्या किया, उनका अलग ही गवर्निंग बॉडी बना दिया जाता है। तो ये सत्ता के विभाजन के प्रकार हो गए, पहले समझ लो। कभी कभी क्या होता है, 2 खंड कंट्रीज, डिफरेंस कंट्रीज इकट्ठी होके एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती हैं, जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके, मजबूत बना सके, वो भी एक तरीका है संघवाद का। और एक क्या होता है, कोई बड़ा देश है जिसमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं, तो भाषा के हिसाब से, जियोग्राफी के हिसाब से अपना अलग अलग स्टेट बनाता है, उनकी अलग गवर्निंग बॉडी बनाता है, और एक सेंट्रल गवर्निंग बॉडी होती है। ये 2 तरीके हो गए सत्ता के विभाजन के। तीसरा होता है कि अब संघवाद बन गया, संघवाद की आवश्यकता आप समझ गए कि डिफरेंस को, अपनी सिक्योरिटी को और इन सबको मेंटेन करने के लिए इन संघवाद की उदय हुआ। अब संघवाद की विशेषता क्या है, पहली विशेषता तो ये हो गई कि यहाँ पे कई स्तर की सरकारें होती है। कई स्तर की सरकारों से ये फायदा है कि जो पावर होता है वो बढ़ जाता है, और जब आदमी का पावर बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा उस पर अंकुश रहता है। तो इस तरह 2 स्तर की सरकारें हो गई। दूसरा जो है, एक ही जनता पे शासन करते हैं, मतलब सरकारें भले 2 स्तर की है लेकिन उनका शासन एक ही जनता पे होती है। जैसे मैं मान लो मैं यूपी का हूँ, मेरे ऊपर इस समय जो राज्य सरकार है वो भी शासन कर रही है, और जो केंद्र सरकार है वो भी शासन कर रही है। अगर मोदी कोई भी प्लान बनाते हैं देश के लिए तो उसका भी मुझे फायदा मिलेगा, योगी बनाते हैं उसका भी मुझे फायदा मिलेगा। तो इस तरह से दोनों स्तर की सरकारें जो शासन करती हैं वो एक ही जनता पे करती हैं, अलग अलग जनता पे नहीं करती हैं, और दोनों सरकारें जनता की बराबर जवाबदेही होती हैं। उसके बाद जो तीसरा है सीमित शक्तियाँ।
तो ये जो संघवाद में कई स्तर की सरकारें जब बनती हैं तो उनके संविधान में पहले से उनकी शक्तियों को क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। उनको पता होता है कि उनके पास क्या शक्तियां हैं, वो इस हिसाब से एक दूसरे को कंट्रोल भी करती हैं, सहयोग भी करती है। तो शक्तियां जब पहले से ही डिफाइंड रहेगा तो कोई क्या होगा, कोई भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा और जनता पर अत्याचार नहीं कर सकता, क्योंकि जनता को पता है कि इसकी शक्तियां क्या हैं। तीसरी बात हो गई दोनों स्तर में बहुमत। अब 2 स्तर की सरकारें बनी हैं। अब जैसे मान लो हमारा देश है, यूपी है, अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, कोई कहता है यहाँ के उर्दू को राजभाषा बना दिया जाए। अब इसमें अगर इसको राजभाषा मान लो केंद्र से पास हो गया कि यूपी में राजभाषा उर्दू बनेगा, जब स्टेट गवर्नमेंट में आएगा तो वो मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं हिंदी बहुल एरिया है। तो इसलिए कोई भी जब संविधान में संशोधन करना हो या कोई नियम कानून लगाना हो तो दोनों स्तर के सरकारों में बहुमत होना चाहिए, तभी कोई आप नियम कानून या संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। न्यायपालिका का महत्व बढ़ जाता है। न्यायपालिका का काम क्या है, इन दोनों का मॉनिटरिंग करना, देखना कि ये दोनों अपने शक्तियों से क्रॉस तो नहीं हो रहे हैं। अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, यानी कि इन दोनों में भी कोई विवाद होता है, तो उसको कौन सॉल्व आउट करता है, न्यायपालिका। इस तरह से न्यायपालिका का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये दोनों सरकारों पर क्या करती है, अंकुश लगाती है। तीसरा हुआ वित्त प्रबंधन। अब जब 2 स्तर की सरकारें हैं, उससे अधिक स्तर की सरकारें हैं, तो पहले से इन संविधान में लिखा होता है कि इनके वित्त का प्रबंधन कैसे होगा, कहाँ से अपना कर वसूल सकते हैं, स्टेट कौन सा कर वसूल सकता है, केंद्र कौन सा कर वसूल सकता है। तो ये पहले से प्री डिफाइंड होता है। एक बात हो गई। तीसरा हो गया एकता और अखंडता में संतुलन। एकता और अखंडता में संतुलन कैसे बनेगा, जैसे हमारा ही देश है, यहाँ पे भाषा के हिसाब से, कई जगह कलर के हिसाब से, जियोग्राफी के हिसाब से अलग अलग तरीके का है हर चीज़। तो इसको क्या किया गया, बांट के अलग अलग स्टेट बना दिएगा। कई स्टेट भाषा के आधार पर बटे हैं, कई स्टेट ज्योग्राफी के आधार पर बटे हैं। और इससे क्या पता, वो लोग खुश हैं कि जो भाषा के हिसाब से बना है जो स्टेट, वो अपना शासन कर रहा है। अगर तमिलनाडु है तमिल के हिसाब से, तो तमिल लोग ही वहाँ शासन कर रहे हैं वहाँ स्टेट में, और केंद्र में जो है तमिल का भी MP आएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, एकता और अखंडता को बैलेंस भी बनाए रखता है संघवाद। तो इस चीज का भी ख्याल रखते हैं। तो ये तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल हो गया संघवाद क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। आगे अगली टॉपिक पर हम बात करते हैं।